हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे रासायनिक साम्य में द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। ठीक है, तो आइए, बहुत अच्छा टॉपिक है अपना द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। ये किसने दिया है? तो साइंटिस्ट है इसमें गुलबर्ग व वागे, दो साइंटिस्ट है। इन्होंने समझाया है। क्या कहा है इन्होंने, देखिए। तो गुलबर्ग और वागे ने कहा है कि कोई भी रिएक्शन है, जैसे रिएक्शन है एक साम्य में, कोई रासायनिक साम्य है, रासायनिक साम्य इस टाइप का है, ए और से प्रोडक्ट बना है, यहाँ प्रोडक्ट बना है यहाँ, ओके। जहां ए के नंबर आप ले सकते हो, एन है, कुछ भी मान लीजिए। ये साम्य में है, प्रोडक्ट से वापस क्या बनेगा, रिएक्टेंट बनेगा। ठीक है, ये साम्य में है। यहाँ साम्य का मतलब आपको पता ही होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल हो जाती है। तो आगे की रेट और बैकवर्ड रेट दोनों इक्वल हो जाती है, इक्विलिब्रियम में है। तो गुलबर्ग आगे क्या कहते हैं, सुनिए। इनके अकॉर्डिंग जो रेट है, दर है, अभिक्रिया की दर है, अभिक्रिया की दर है, वो क्रियाकारक के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। मतलब आप कह सकते हो दर जो है ना, रेट दर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो भी क्रियाकारक यहां होगा, उस क्रियाकारक के सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान होता है सांद्रता को बोलते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, बड़े ब्रैकेट में इसको। अगर इसके साथ में कोई स्टैइकोमेट्रिक है, रस समीकरण गुणांक है, तो रस समीकरण गुणांक को इसकी पावर में लिखा जाएगा। जैसे एन इसकी पावर है, तो ये जब इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। तो इसके लिए ये गुलबर्ग वागे ने रूल दिया है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो इन्होंने कहा है जो अभिक्रिया की दर है वो क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। अब इसको साम्य में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो आइए, एक साम्य की रिएक्शन है, जैसे ए और बी को मिलाया हमने, उसे जो बनाया है आपने, वो बनाया सी और डी, जहां पर इनकी संख्या जो है यहां पर यूज कर लेते हैं N1 M1 M2, रस समीकरण की गुणांक है N1 N2। ये रिएक्शन आगे भी चल रही है, पीछे भी उत्क्रमणीय है, और दूसरी चीज उत्क्रमणीय के साथ साथ साम्य भी है। तो इसको हम साम्य में अप्लाई करते हैं चीजों को, तो रासायनिक साम्य में अप्लाई करते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए, तो द्रव्यानुपाती लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हम अगर इसकी आगे की स्पीड चेक करेंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड आ जाएगी, पीछे की स्पीड चेक करेंगे तो रेट ऑफ बैकवर्ड आ जाएगी। तो क्या आएगी, क्या आएगी, तो अग्र अभिक्रिया की दर, अग्र अभिक्रिया की दर समानुपाती होगी, जो इधर रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट यही तो होंगे, आगे चलेंगे तो रिएक्टेंट यही होगा, किधर, ए की सांद्रता, सक्रिय द्रव्यमान ए का की पावर M1, और ऐसे ही बी का सक्रिय द्रव्यमान की पावर M2। जब इस साइन को हटाएंगे तो अग्र अभिक्रिया की रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, एक स्थिरांक आएगा, वेग स्थिरांक बोलते हैं इसको, KF, ए की सांद्रता की पावर M1, बी की सांद्रता सक्रिय द्रव्यमान M2। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा अग्र अभिक्रिया के लिए। सेम टू सेम बेग चलते हैं, तो बेग के लिए जब बेग चलेगा तो रिएक्टेंट ये हो गया ना बेग के लिए, तो सी और डी। तो बताइए पश्य अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा, पश्य अभिक्रिया के लिए पश्य अभिक्रिया का वेग हो जाएगा, और पश्य अभिक्रिया की दर समानुपाती हो जाएगी वही सी और डी की सक्रिय द्रव्यमान। तो सी का सक्रिय द्रव्यमान और डी का सक्रिय द्रव्यमान की पावर कितनी है, N1
इसकी N2। इस साइन को हटाएंगे फिर से, तो रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल हो जाएगा KB, C की कंसंट्रेशन N1, D की कंसंट्रेशन N2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। जहां आपको बता देता हूं KF क्या है, अग्र अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, का वेग स्थिरांक, नियतांक स्थिरांक बोल सकते हैं। और KB जो है वो पश्य अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक है। ठीक है, तो ये अपन ने गुडबर्ग-वागे रूल्स था, लॉ ऑफ मास एक्शन, उससे हमने एक साम्य के लिए हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड हमने डिटरमाइन किया है। अब साम्य क्या होता है, साम्य में दोनों स्पीड इक्वल होती है, दैट मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल होती है रेट ऑफ बैकवर्ड के, आगे की स्पीड पीछे की स्पीड बराबर होती है, ये तो साम्य है। तो दोनों इक्वेशंस को यहां पुट करेंगे, तो फॉरवर्ड के लिए क्या था, KF, A की कंसंट्रेशन M1, B की कंसंट्रेशन M2 की पावर M2 इक्वल KB, C की कंसंट्रेशन क्या था N1, D की कंसंट्रेशन क्या है N2। दोनों में रेशो निकालेंगे, तो आप KF और KB का रेशो निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा इक्वल में C की कंसंट्रेशन की पावर N1, D की कंसंट्रेशन की पावर N2। एक्टिव मास सक्रिय द्रव्यमान एक ही चीज है, ये A की पावर M1 है और B की पावर M2 है। जहां पर ये जो रेशो आया है, तो ये वेग स्थिरांक, दो वेग स्थिरांक का रेशो है जो इक्वली हो जाएगा। वेग स्थिरांक जब साम्य में आ गया तो साम्य स्थिरांक आ जाएगा, तो K आ जाएगा नया। तो ये नया जो आ गया है, इन दोनों का रेशो अनुपात जो है वो साम्य स्थिरांक कहलाएगा। तो एक नया स्थिरांक आ गया साम्य स्थिरांक। तो आप कह सकते हो साम्य स्थिरांक नया आ गया K, C की कंसंट्रेशन N1, D की कंसंट्रेशन N2 और A की कंसंट्रेशन M1, B की कंसंट्रेशन M2। जनरली अगर इसको आप नोट करोगे, ध्यान दोगे इस पर, देखिए इसको देखोगे आप इक्वेशन को, तो आपको पता है ये साम्य स्थिरांक आ चुका है, साम्य स्थिरांक K है। इसको केवल इफेक्टेड फैक्टर केवल टेम्परेचर चेंज कर सकता है और कोई चेंज नहीं कर सकता इसकी। अगर जो K है वो एक्चुअली आया क्या है, तो K यहाँ पर ऊपर C और D है, जो रिएक्शन में C और D क्या थे, C और D प्रोडक्ट थे। तो एक्चुअली आप समझोगे तो जो कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला होगा वो होगा हमेशा उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान ऊपर होगा, जो भी स्टोइकोमेट्रिक होगा वो यहाँ लिखा जाएगा, एक्स वाई जो भी होगा, और अभिकारक या क्रियाकारक नीचे होगा। अभिकारक या क्रियाकारक कह सकते हो, वो नीचे होगा। अभिकारक की सांद्रता या सक्रिय द्रव्यमान नीचे होगा, वो वाई यहाँ पर लिखा जाएगा। इस रेशो से आप कभी भी उसका साम्य स्थिरांक निकाल सकते हो। और जो साम्य स्थिरांक है वो कंसंट्रेशन की टर्म में अलग होता है और प्रेशर की टर्म में अलग होता है, क्योंकि जो रिएक्शन है वो लिक्विड की या गैसेस की होती है। तो नॉर्मली गैसेस की भी है तो भी कंसंट्रेशन टर्म यूज करेंगे, प्रेशर है भी यूज करेंगे। तो ये दो टर्म में यूज कर सकते हैं, यानी जो K है, K के दो रूप है, K के दो रूप है, एक तो हो जाएगा KC, एक हो जाएगा KP। प्रेशर की टर्म में P हो जाएगा, सांद्रता के टर्म में KC हो जाएगा, और होगा क्या, C की सांद्रता हो जाएगी वही N1 प्रोडक्ट है ना, D की सांद्रता हो जाएगी N2 और नीचे A की सांद्रता हो जाएगी M1 जो अभी तक पढ़ रहे थे अपन पीछे, और B की सांद्रता हो जाएगी M2। जब KP होगा तो KP में प्रेशर होगा, वही प्रोडक्ट ऊपर आएगा, प्रेशर ऑफ C की पावर M1 N1, प्रेशर ऑफ D की पावर N2 अपॉन प्रेशर ऑफ A की पावर M1 और प्रेशर ऑफ B की पावर M2 हो जाएगी। ये KP हो जाएगा, KC हो जाएगा। ये प्रेशर के लिए है और ये किसके लिए है, ये कंसंट्रेशन के लिए है, सांद्रता पद के लिए है, सांद्रता के लिए है। ठीक है, किसके लिए है, सांद्रता के लिए, ये दाब के लिए है। ओके,
चलिए अब आप समझिए, इसमें सांद्रता जो होता है सक्रिय द्रव्यमान होता है, और सक्रिय द्रव्यमान दो चीज याद रखनी है, हमें गैसियस का यूज करना है या लिक्विड का यूज करना है। अगर कोई ठोस होता है, सॉलिड होता है, तो सॉलिड का सक्रिय द्रव्यमान आपने पीछे पढ़ा, ठोस का सक्रिय द्रव्यमान जो होता है किसी सॉलिड का या किसी प्योर शुद्ध भी होता है, प्योर सक्रिय द्रव्यमान उनका कितना होगा, सक्रिय द्रव्यमान शुद्ध का 1 होता है, 1। ठीक है, अगर कोई शुद्ध लिक्विड है, शुद्ध पानी है, शुद्ध लिक्विड है, तो उसका भी सक्रिय द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। ये बात का ध्यान रखिए, आज ये काम आएगा। अब हमें समझना यह है कि केपी और केसी में रिलेशन क्या है, दोनों में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन को आप पूरा ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, आपने एक आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी गैसियस के लिए, इसको गैसियस इक्वेशन मानते हैं, जैसे गैसियस इक्वेशन अपनी है। तो हमने एक आदर्श गैस समीकरण पढ़ रखी है, आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण क्या कहती है, पीवी बराबर एनआरटी होता है, पीवी बराबर एनआरटी। जहां हमें प्रेशर को चेक करना है तो V से डिवाइड कर देंगे N को और RT हो जाएगा यहाँ पे। तो आपने सॉल्यूशन में पढ़ रखा है कंसंट्रेशन, मोल अपॉन वॉल्यूम आ गया। ये मोल अपॉन क्या है, वॉल्यूम है, जो कंसंट्रेशन है, यानी ये सक्रिय द्रव्यमान है। यहाँ N और V है, ये आपका हो गया सांद्रता या सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान हो गया, सक्रिय द्रव्यमान हो गया। ठीक है, तो यहां पर आप यूज कर सकते हो P की जगह, प्रेशर की जगह पे किसी का भी सक्रिय द्रव्यमान आ सकता है, कोई भी हो सकता है, RT। इस इक्वेशन का यूज करेंगे सभी जगह। जैसे इक्वेशन क्या थी अपनी, तो सामने की इक्वेशन थी A और B को मिलाया गया है, उससे बनाया गया है वो C और D बनाया गया है। यहां जो A है वो हो गया, जैसे मैंने कहा था M1, ये M2, ये N1, ये N2। तो अगर इसके लिए आप प्रेशर लिखना चाहोगे तो प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, प्रेशर ऑफ ए होगा कंसंट्रेशन, उस टर्म से, कौन सी टर्म से, आदर्श गैस समीकरण से। ठीक है, ए के लिए क्या होगा, प्रेशर हो जाएगा ए का, तो ए का प्रेशर पावर में M1 और RT की पावर भी क्या हो जाएगी, M। ऐसे लिखेंगे बी के लिए, प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा ए का प्रेशर, अब बी का प्रेशर तो बी का प्रेशर हो जाएगा, की पावर M2 और RT की पावर भी क्या हो जाएगी, M2। ऐसे सेम टू सेम प्रोडक्ट के लिख लेते हैं, तो प्रोडक्ट में C की कंसंट प्रेशर हो जाएगा P का, P प्रेशर C का, तो यहां पर हो जाएगा C की कंसंट्रेशन सक्रिय द्रव्यमान पावर में N है, और RT जो है उसके ऊपर भी N1 पावर आ जाएगा, फिर दोनों के ऊपर आएगा ना, प्रेशर दोनों के अंदर ही आएगा। और D है वो ऐसे हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ D पावर N2 और RT की पावर भी N2। इन सभी को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, कहाँ पीछे पढ़ा ना आपने, प्रेशर वाला टर्म्स पढ़ा है ये वाला। ठीक है, इसमें अप्लाई कर देंगे सभी में। N1 N2 M1 M2 हमने पहले से लगा लिया है, हमने पहले से लगा लिया उसको। ठीक है, तो इक्वेशन जो ये है इसको हम 3rd नंबर इक्वेशन कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4th कह देते हैं। 4th में अप्लाई करते हैं चीजों को, आओ देखो 4th में अप्लाई करते हैं चीजों को। तो 4th में अप्लाई करते हैं इक्वेशन 4th से, समीकरण नंबर 4 से। 4 में क्या है, केपी है, केपी की वैल्यूज को पुट कर देंगे, जो है वो केपी की वैल्यूज को पुट करेंगे। यहां भी पावर में N1 है, इसकी पावर में N2 है, इसकी पावर में M1 है, इसकी पावर में भी M2 है। सभी वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला इक्वेशन, C की कंसंट्रेशन N1, RT की पावर N2। ठीक है, प्रोडक्ट ऊपर आएंगे। फिर D का, तो D की कंसंट्रेशन N2 और RT की पावर N2 अपॉन रिएक्टेंट इधर है, इनको नीचे, तो A की कंसंट्रेशन की पावर M1, RT की पावर M2। इसी टाइप से B की कंसंट्रेशन हो जाएगी M2 और RT की पावर, ये M1 होगा, सॉरी यहाँ पे ये M2 हो जाएगा यहाँ पे। ये RT टर्म सेम है तो इनको अलग ले लेंगे, और जो कंसंट्रेशन टर्म उनको अलग ले लेंगे। तो क्या बन जाएगा, Kp इक्वल टू हो जाएगा C की कंसंट्रेशन N1 पावर D कंसंट्रेशन पावर N2 अपॉन A की कंसंट्रेशन M1
और बी की कंसंट्रेशन M2। RT RT कॉमन है यहाँ पर, ठीक है, तो RT की पावर क्या हो जाएगा इधर, N1 प्लस N2 दोनों हो जाएंगे, ये वाला N1 है तो N1 प्लस N2 दोनों पावर में आ जाएंगे। जब बेस इक्वल है तो घाते जुड़ जाएगी ना, इसी का इसे ऐसा कैसा यहाँ हो जाएगा, RT की पावर M1 और M2 दोनों को जोड़ देंगे, M1 और M2 जोड़ देंगे, KP निकल जाएगा इससे। आ जाइए आगे चलते हैं। ये इक्वेशन को देखिए, ये डाटा कहाँ था, ये में पीछे, ये KC की वैल्यू है, मतलब इक्वेशन 3 को भी यहाँ पुट कर सकते हो, तो 3 की वैल्यू तो ये हो गई और ये RT वाला बच रहा है टर्म, तो क्या हुआ KP इक्वल टू, ये टर्म्स हो गया KC में बदल गया और जो RT ऊपर है, अब देखिए सुनिए यहाँ फिर से है, यहाँ जो बेस सेम है, आधार सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, ऊपर जाके इसमें से, अब नीचे वाली पावर देखेंगे तो ऊपर वाले में जाके घटती है ना, घट जाएगी, तो क्या होगा RT, इसको यही लिख लेते हैं RT, नीचे वाला RT ऊपर वाला भी RT, ऊपर तो क्या था N1 N2 का वैल्यू, उसमें से घटा देंगे M1 M2 की वैल्यू को, दैट मीन्स अगर इसको समझे तो ये उत्पाद के मोल है, उत्पाद के मोल है और ये मोल किसके, अभिकारक के मोल है, अभिकारक के मोल है, दोनों का अंतर आएगा। ये केवल गैस के लिए अप्लाई होता है, ये भी ध्यान रखिए, कौन सी रिएक्शन के लिए, केवल गैसीय अभिक्रियाओं के लिए अप्लाई होता है, गैसीय अभिक्रिया होती है उनके लिए ही अप्लाई होता है। तो दोनों का डिफरेंस जो है, क्यों ना हम इस डिफरेंस को, उत्पाद के मोल और रिएक्टेंट के मोल, इनको हम डिफरेंस है तो हम इसको एक चीज लिख देते हैं यहाँ पर, जो N1 N2 प्रोडक्ट के मोल, उत्पाद के मोल, माइनस क्या है M1 M2 अभिकारक के मोल, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर, डिफरेंस को हम डेल्टा एन जी लिख देंगे, डेल्टा एन जी, यानी ये उत्पादों का जो रिएक्टेंट के मोलों का अंतर है वो डेल्टा एन जी से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी KP इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा एन जी, ये इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों के बीच में रिलेशन आ गया बेटा, ये दोनों के बीच में रिलेशन आ गया जी, ओके। अब क्या एप्लीकेशन रिलेशन का, क्यों करते हैं, तो यहां हम KC और KP में कौन बड़ा है कौन छोटा है, वैल्यू क्या होगी, यूनिट क्या होंगे इनके, ये सब कुछ डिटरमाइन कर सकते हैं, ये सब कुछ डिपेंडेंट है, सब कुछ मोल डिफरेंस ऑफ गैसेस पे। तो देखिए क्या क्या हो सकता है, आगे चलते हैं। जैसे डेल्टा Ng का मान 0 है, तो बताइए KP और KC में क्या रिलेशन होगा, तो KP KC RT की पावर क्या करते हैं ना 0, ये तो रिलेशन है, रिलेशन यही तो है अपना, डेल्टा Ng, मेरे को डेल्टा Ng का वैल्यू कितना है 0, 0 है, तो यहां क्या हो जाएगा, जब किसी भी वैल्यू की पावर 0 करते हो आप तो वो हो जाएगा 1, तो KP इक्वल टू क्या हो जाएगा KC, दोनों इक्वल होंगे, तो किस किस के लिए होंगे, जब ये डेल्टा Ng की वैल्यू 0 होगी, डेल्टा Ng 0 जैसे कि H2 गैस है, I2 गैस है, ये मिलकर बना रहा है 2HI, तो इस केस में आप देखोगे तो रिएक्टेंट के मोल कितने हैं, एक ये है, एक ये है, 2 है, और प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, वो भी तो 2 ही है। अब दोनों में अंतर निकालोगे डेल्टा Ng, तो प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट के मोल 2 में से 2 गया, कितना बचेगा 0 ही तो बचेगा। ऐसा इक्वेशन कोई भी हो उसमें सभी में इक्वेशन KP इक्वल टू KC आएगा, ऐसा कोई भी इक्वेशन हो उन सब में ऐसा आएगा। एक चीज और पूछी जा सकती है आपसे, यूनिट, तो देखिए सब कुछ यूनिट जो है, जैसे KC यूनिट है कंसंट्रेशन के लिए, KC यूनिट है कंसंट्रेशन के लिए, तो ये सांद्रता पदों के लिए, और सांद्रता होती है, उस सांद्रता का यूनिट जानते होंगे आप, क्या होता है मोल प्रति लीटर, उसकी पावर डेल्टा Ng आएगा, तो इसकी पावर मोल प्रति लीटर होगा, अगर डेल्टा Ng की वैल्यू 0 है तो यहां भी 0 होगा, और यहां 0 होगा तो इसकी यूनिट होगी वो यूनिट लेस हो जाएगा, यूनिट ही नहीं है कोई, मतलब मात्रकहीन राशि हो जाएगी, मात्रकहीन। ऐसे ही बात करें KP की, KP की, तो KP में होता है दाब, और दाब का प्रेशर होता है ATM में,
तो एटीएम के ऊपर डेल्टा एनजी लगा दीजिएगा बस आप। तो एटीएम के ऊपर डेल्टा एनजी की पावर 0, और किसी की भी 0 करते तो कितना हो जाता है 1। यहां भी कितना हो गया 1। एक मतलब कोई केपी का जो वैल्यू आया है वो 1 आया, मतलब मात्रा कोई आया नहीं, एक कोई मात्रा थोड़ी है, मात्राहीन राशि है। मात्राहीन कब होगा? जब डेल्टा एनजी की वैल्यू इक्वल होगी, मतलब दोनों में मोल होंगे, इक्वल होंगे, डेल्टा एनजी 0 आएगा, पहली कंडीशन। डेल्टा एनजी 0 आएगा, पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरा समझते हैं। डेल्टा एनजी पॉजिटिव भी आ सकता है। पॉजिटिव कब आएगा? पॉजिटिव तब आएगा जब मोल ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हो मोल ऑफ रिएक्टेंट से, उत्पाद के मोल ज्यादा हो रिएक्टेंट से। ठीक है, जैसे रिएक्शन हमारे पास अमोनिया का डिसोसिएशन है, क्या बनाएगा? N2 और 3H2। इधर नंबर ऑफ मोल चेक करते हैं रिएक्टेंट के, तो कितने हैं? 2 ही तो है। इधर चेक करते हैं प्रोडक्ट के मोल, तो 1 तो ये है और 3 ये है, 4 हो गए ना। डिफरेंस निकालोगे डेल्टा एनजी, तो कैसे निकलेगा? प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट घटाया जाएगा, 4 में से कितना? 2 लेस करोगे तो कितना आएगा? 2। पॉजिटिव आ गया ना। अब देखो पॉजिटिव आने पर क्या होगा, तो रिलेशन क्या था? Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा एनजी, और डेल्टा एनजी की मान अगर वैल्यू 2 रखोगे आप, तो Kp Kc RT की पावर 2, ये रिलेशन आएगा। और यहां RT की वैल्यू कुछ भी है, उसको Kc से मल्टीप्लाई करोगे तो Kp की वैल्यू तो बड़ी हो ही जाएगी ना। Kc की वैल्यू तो कांस्टेंट है, आंसर Kp का आएगा, तो Kp अपने आप बड़ा हो जाएगा। इस केस में Kp बड़ा हो जाता है Kc से। पीछे क्या था? पीछे दोनों इक्वल आ रहे थे, जब मोल इक्वल तो ये भी इक्वल, मोल प्रोडक्ट की ज्यादा तो Kp इक्वल ज्यादा होगा। अगर यही चीज नेगेटिव में होता तो क्या हो जाएगा? ये कम हो जाएगा Kp का वैल्यू। आगे देखेंगे, अभी यूनिट देख लेते, यूनिट मात्रक देख लेते हैं। तो मात्रक देखिए Kp का, पहले Kp में क्या लगाते? प्रेशर। तो एटीएम की पावर क्या लगाना है? डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी कितना लिया है? डेल्टा एनजी का वैल्यू आया 2, तो यहां लगा दीजिए 2, सिंपल सा यूनिट आ जाएगा, एटीएम की पावर 2। आपको लगाना है केसी का मात्रक, तो केसी का मात्रक क्या आ जाएगा? केसी के लिए मोल प्रति लीटर, और मोल प्रति लीटर की पावर लगा दी डेल्टा एनजी, और वही 2 लगाओगे, तो मोल प्रति लीटर की पावर लगाओगे 2, पावर 2, तो क्या हो जाएगा? मोल की पावर 2, लीटर की पावर भी 2, जो ऊपर आके माइनस में हो जाएगा, इनवर्स में है ना, लीटर की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज ऐसे ही नेगेटिव के लिए कर लेंगे। ठीक है, ओके, कितने मिनट हुआ? ऐसे ही कर लेंगे अपन नेगेटिव के लिए। अब नेगेटिव में एग्जांपल देख लीजिए, ऐसे जैसे हमारे पास है PCl3 और Cl2 को मिलाया गया है, जहां है PCl5। यहां रिएक्टेंट है, अभिकारक है, जिसके मोल कितने हैं? 2, और प्रोडक्ट कितना है? 1 ही है। इसमें डिफरेंस निकालोगे डेल्टा एनजी, तो कितना आएगा? प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट के मोल का डिफरेंस, 1 में से 2 कम करेंगे, तो डिफरेंस कैसा आएगा? नेगेटिव। अब नेगेटिव आता है 1 में, तो देखो क्या आता है, तो क्या आता है? रिलेशन देखिए, Kp इक्वल टू क्या होता है? Kc RT की पावर डेल्टा एनजी, Kp बराबर Kc RT की पावर -1, -1 का मतलब ये नीचे चला जाएगा, तो Kp इक्वल टू क्या हो जाएगा? Kc अपॉन RT, ये रिलेशन आएगा। आपको मात्रक पूछेगा आपसे, तो मात्रक Kp का तो क्या होता है? एटीएम की पावर डेल्टा एनजी, तो तो -1 हो जाएगा। और आपसे पूछे Kc का मात्रक, तो क्या होता है? मोल प्रति लीटर की पावर -1, और -1 का मतलब है मोल की पावर -1, वो लीटर की पावर -1, माइनस वाला ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, लीटर की पावर 1 और मोल का इनवर्स, ये निकाल लेंगे। ये छोटा सा एक रिलेशन था Kp और Kc में, जो हमने समझा। एप्लीकेशंस और हम समझेंगे, कुछ डेरिवेशंस करेंगे आगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।